जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रिसेंट न्यूज़ के ऊपर। तो 9 फरवरी को एक न्यूज़ आता है कि 31 माओइस्ट किल्ड इन बीजापुर इन छत्तीसगढ़ में हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा 31 माओइस्ट इंसर्जेंट को मार दिया गया। इसी न्यूज़ के ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे ये जो माओवाद है और ये जो नक्सलवाद है वो इंडिया में कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ से आया और कैसे ये इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके स्प्रेड हुआ। ये सारे चीज़ को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंट न्यूज़ आया है। रिसेंट न्यूज़ क्या है? 31 माओइस्ट किल्ड बीजापुर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं इसी न्यूज़ के साथ। तो 9 फरवरी 2025 को एक न्यूज़ आता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजापुर करके एक एरिया है, एक फॉरेस्ट एरिया है और नेशनल पार्क एरिया के अंदर आता है। वहाँ पे 31 सस्पेक्टेड माओइस्ट इंसर्जेंट जो थे उनको इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा मार दिया गया और हमारे 2 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गया, उस ऑपरेशन के अंदर शहीद हो गए। तो ये खबर 9 फरवरी 2025 को ये घटना हुआ और उसके बाद ही ये खबर आ गया। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है सुबह 8 बजे से शाम के 4-5 बजे तक चला। तो ये न्यूज़ आया। इस न्यूज़ आने से ये न्यूज़ जब आया तो जो भी इंडिया के सिक्योरिटी के बारे में जो भी सोचते हैं उनके लिए ये एक अच्छा न्यूज़ था, क्योंकि माओवाद जो है, जो माओइस्ट इंसर्जेंट्स है वो इंडिया के अंदर कॉमन लोगों को मारता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कि भारत के लोगों की टैक्स पेयर के पैसों से बनाया गया प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो ये इंडिया के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा न्यूज़ था। तो इसीलिए इस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम मैप में देखें तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप और बिल्कुल नीचे साउदर्न पार्ट छत्तीसगढ़ में ये योलो करके जो एरिया है ये है बीजापुर एरिया। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है। जिस एरिया में हुआ है वो एक फॉरेस्ट एरिया है। ज़्यादातर माओवादी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। तो ये फॉरेस्ट एरिया किसके अंदर आता है? नेशनल पार्क के एरिया के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है न्यूज़। और ठीक ये न्यूज़ आने के बाद ही हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि 31 मार्च 2026 तक भारत के अंदर पूरा नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद नो इंडियन सिटीजन विल लूज लाइफ। मतलब 31 मार्च के बाद 2026 के उसके बाद नक्सलिज्म की वजह से किसी की जान नहीं जाएगा, क्योंकि नक्सलिज्म उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। ये बात का यही मतलब होता है कि नक्सलिज्म और माओवाद के खिलाफ जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स का जो ऑपरेशन चल रहा है वो और भी इंटेंसिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल हम इस तीनों मैप को देखेंगे। इस तीनों मैप को इसलिए देखेंगे क्योंकि इसी मैप के साथ हम लोगों को समझ में आ जाएगा नक्सलिज्म पहले कितना ज़्यादा ताकतवर इंसर्जेंट ग्रुप था, जो बहुत आज से 15-20 साल पहले बहुत ही ताकतवर था। तो धीरे धीरे इंडियन फोर्स ने उसको कंट्रोल करते करते आज उनको ऊपर लगभग इंडियन फोर्स की कंट्रोल है। मतलब बहुत ही पहले इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया में वो लोग रहते थे, अभी सिक्योर के छोटे से जगह पे आ गया है। तो अगर हम इस पहले मैप को देखें, मैप नंबर 1 को, ये 2007 का नक्सलाइट एरिया कहाँ पे है उसका मैप है। तो ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये सारे रेड वाले हिस्से पे बहुत ही नक्सलवाद बहुत ही ताकतवर था। इस रेड वाले हिस्से से बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है इस रेड वाले हिस्से को। उसके बाद ये ऑरेंज और येलो वाला जो सारे हिस्सा है, इस सारे हिस्से में नक्सलवाद एक्टिव था, मतलब माओवाद एक्टिव था। उसके बाद 2013 आते मतलब 6 साल बाद ये जो एरिया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने इसके नक्सलवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ एक्शन लिया और ये सिक्योर के इतना एरिया में आ गया। कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट रह गया था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सारे एरिया कुछ रह गया। अभी उससे पहले आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु के बॉर्डर के पास भी थोड़ा सा एरिया था, महाराष्ट्र था, तेलंगाना था, ये सब पहले बहुत ज़्यादा था। तो धीरे करके 2013 तक ये एरिया छोटा होकर इसमें आ गया और आज 2018 और 2024 में ये एरिया और भी छोटा हो गया, जो कि वेस्ट बंगाल से नक्सलवाद लगभग ख़त्म ही हो गया, उड़ीसा में भी बहुत ही कमज़ोर हो गया। फिर अभी जो है थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ एरिया में है और थोड़ा ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया और ये तेलंगाना वाला एरिया में है। फिलहाल नक्सलवाद का जो स्पैन है वो इतना ही है। ठीक है, तो अब हम इस जो न्यूज़ आया है, ये जो इंटेंसिफाई हो रहा है, इमीडिएटली बीजापुर में क्यों हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स ने क्यों लिया, इसका जो अगर हम इमीडिएट बैकग्राउंड को देखें तो हम दो न्यूज़ के ऊपर और नज़र रखेंगे। क्या है इमीडिएट बैकग्राउंड इस ऑपरेशन का? कुछ हम
आज से मतलब 9 फरवरी से एक महीने पहले का एक न्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो वो न्यूज़ क्या था? वो न्यूज़ ये था कि 6 जनवरी जो कि सोमवार था, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन एक छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो बीजापुर वाला एरिया है, यहाँ पे ही हुआ था ये इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था? एक गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में एक ड्राइवर थे और 8 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स गार्ड के जवान थे। तो टोटल 9 लोग मिलके एक मिशन को एकम्प्लिश करके, एक एनकाउंटर का मिशन था, उस मिशन को जो कि अबू जामत रीजन में था, उस मिशन को एकम्प्लिश करके लौट रहा था। तो उसी रास्ते में क्या है, 5 माओवादी आते हैं और इस गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां मार के इन 9 लोगों की जान ले लेती है। तो इसी माओइस्ट के द्वारा ये 9 लोग शहीद हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 31 माओइस्ट लोगों को इंसर्जेंट ग्रुप को जो मारा गया है, ये एक तरीके से इस इंसिडेंट का एक रिवेंज था, मतलब एक बदला था, ठीक है। उसके पहले 2023 26 अप्रैल को भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे सिमिलरली एक गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया था। तो माओइस्ट जो भी छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी माओइस्ट लोगों की जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस जगह पे ऐसे मुठभेड़ होता ही रहता है। सिक्योरिटी पर्सनल के साथ माओइस्ट लोगों की ऐसे मुठभेड़ होता ही रहता है, जहाँ पे कभी कभार हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हो जाते हैं, ज़्यादातर माओइस्ट लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे लड़ाई, छोटा मोटा स्केल में लड़ाई होता ही रहता है छत्तीसगढ़ रीजन में। तो अब हम देखेंगे माओइस्ट जो छत्तीसगढ़ रीजन में कहाँ पे ये माओइस्ट लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक तो छत्तीसगढ़ जो पार्टिकुलरली बस्तर रीजन, ये बस्तर रीजन कहाँ है? अगर हम थोड़ी 2-3 स्लाइड पीछे जाए, तो अगर छत्तीसगढ़ के मैप को देखें तो ये है, ये जो पर्पल वाला एरिया है, ये है बस्तर रीजन। इस रीजन में फिर बीजापुर वाला रीजन, ये दांतेवाला, ये सुकमा, ये ज़्यादातर साउदर्न पार्ट में छत्तीसगढ़ के जो साउथ वाला हिस्सा है, साउदर्न पार्ट, वहाँ पे माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा है। इंसर्जेंट फॉर डिकेड, यहाँ पे माओइस्ट जो इंसर्जेंसी है बहुत डिकेड से चल रहा है। माओइस्ट लोग प्रिटेंड क्या करता है, ये बोलते हैं कि हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल हैं, इनके हक के लिए हम लड़ते हैं, इनको उनका हक मिल जाए, इसके लिए हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाई वायलेंस, बाई गन पावर जो गवर्नमेंट चल रहा है उसको टपल भी कर सकते हैं। ये उनका पर्सपेक्टिव है जो वो आम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है और उनको समझाता है ये ऐसे ही है। अब हम देखेंगे भारत के अंदर ये जो माओइस्ट जो ये सोच है, ये ओरिजिनेट क्यों हुआ? ओरिजिनेट इसलिए हुआ क्योंकि ये एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है भारत के अंदर, जो अभी भी है और पहले तो बहुत ज़्यादा था, इसको बेस करते हुए ये जो सोच ये उभरा। कैसे मान लीजिए जो गरीब है भारत के अंदर, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का कोई नज़र नहीं था। जो ट्राइबल लोग थे उनका ज़मीन छीन ली गई थी। जब ये लैंड रिफॉर्म हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास से ज़मीन छीन ली गई और जो बहुत सारे फार्मर ऐसे बन गए कि जिनके पास ज़मीन था नहीं, लेकिन वो खेती बाड़ी कहाँ पे करेंगे। तो ये सारे सिस्टम चलते हुए क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको और ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो तब जाके ये माओइस्ट आइडियलिज्म ये सामने आया। इन्होंने माओइस्ट आइडियलिज्म में क्या बोला जाता है कि समाज में कोई क्लास होगा ही नहीं, मतलब ऐसे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे कोई क्लास होगा नहीं। जो भी होगा सब मेहनती लोगों के लिए होगा। जो लोग लेबर क्लास है, एग्रीकल्चर जो किसान हैं, इनके पास ही सारे पावर रहेंगे और यही देश चलाएंगे। तो इसे चलते हुए अगर हमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके खिलाफ लड़ना भी पड़े पॉलिटिकली और बाई वायलेंस, अगर वायलेंस भी करना पड़े तो भी हम करेंगे, करके जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी हक को हम छीन लेंगे। तो ये था उनकी सोच और यही सोच उन्होंने लोगों को समझाया और पहले ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक टाइम में ये सही बात भी है, जब एक टाइम था जब जो ट्राइबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट उतना फोकस करता भी नहीं था। लेकिन ये आज के दिन में उतना ये सही है नहीं। एक टाइम पे ये था, लेकिन आज के दिन में अगर कोई भी माओवादी इंसर्जेंट है वो अगर बोले कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। एक टाइम पे ये था, जब ये चल रहा था, जब गवर्नमेंट गरीब लोगों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, तब अब ये सब बोले कि हम लड़ेंगे, वायलेंस करेंगे, गवर्नमेंट को टपल करेंगे, या तो पॉलिटिकली या तो वायलेंस करेंगे, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आज के दिन में, मॉडर्न एरा में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो गरीब है उनके लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, हाँ, हेल्थ केयर में काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है। लेकिन अभी भी अब माओवादी लोग क्या करते हैं, अब उनको ये पता है
कि अगर हम गवर्नमेंट को सही तरीके से काम करने दें तो एक टाइम के बाद गरीब के लिए बहुत सारे काम हो जाएगा, गरीब भी गवर्नमेंट के ऊपर खुश हो जाएंगे। जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर खुश हो जाएंगे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। तो अब जब बात ये है कि अभी उसी गरीब लोगों को अपने पास रखने के लिए माओवादिस्ट लोग क्या करते हैं, माओवादिस्ट लोग जानबूझ के जो गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो काम होता है, हेल्थ केयर होता है, वहाँ पे जाके गोलीबारी बमबारी गड़बड़ पकाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल उसको उठा लिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को मार दिया, आम इंसान को मार दिया, लोगों को डराया धमकाया, ये सब करके अब वो लोग क्या कर रहा है, अब वो एक एनर्की बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो सही नहीं है। तो जो भी है, माओइज्म इन इंडिया ओरिजिनेटेड ड्यू टू डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एक्सप्लॉयटेशन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड डिसकंटेंट विद द गवर्नमेंट। ठीक है, एक टाइम में क्या था, जो लोग पिछड़े हुए लोग थे और भी पिछड़ गए थे, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था और उनको सोशल स्टैंडर्ड से साइडलाइन कर दिया गया था, और उनके साथ गवर्नमेंट का डिस्टेंस, गवर्नमेंट का जो गुड गवर्नेंस का जो तरीका होता है, उससे बहुत पीछे चले गए थे वो लोग। इसी की वजह से इसी के चलते हुए माओइज्म इंडिया में एंटर हुआ। आइडियोलॉजी क्या था, तो इसका जो आइडियोलॉजी था ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट से लिया गया था। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट क्या बोलते थे, ये लोग बोलते हैं समाज के अंदर कोई भी क्लास रहेंगे नहीं, हम लोग जो लेबर क्लास होंगे, जो मेहनती इंसान होंगे, सारे पावर उनके पास होगा, वही देश चलाएंगे, और हम समाज के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है इसके खिलाफ लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ेंगे। और ये माओइस्ट, ये चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट लीडर थे माओ जेडंग, ये भी यही सोच के साथ चलते थे। लेकिन इसका एक और आइडियोलॉजी था जो ये इन्होंने बोला कि हम ये जो सोच है हमारी समाज के अंदर, जो मेहनती लोग होंगे, लेबर क्लास होंगे, जो किसान होंगे, इनके पास ही पावर रहेंगे, इसके पास यही खेती बाड़ी करेंगे, देश को भी चलाएंगे। ये सोच के साथ इन्होंने ये बोला कि अगर इसके चलते हुए हमें गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना भी पड़े, वायलेंस भी करना पड़े, वो भी हम करेंगे। तो इसीलिए माओइस्ट लोग जो है वो वायलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये सोच आया कहाँ से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडंग से। इसीलिए इसको माओवाद बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए माओवादी लोग हथियार उठा लेते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल को मारते हैं, पुलिस के खिलाफ लड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ उनके खिलाफ लड़ते हैं, और कभी कभार तो आम इंसान, जो नॉर्मल इंसान है, उसको पूरी कम्युनिटी के डराने के चक्कर में आम इंसान को भी मार देते हैं, तो जो कि गलत है। ठीक है, अब हम देखेंगे की रीजंस फॉर राइज ऑफ माओइज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर माओइज्म जब ये उभर के आया, इसके पीछे रीज़न क्या क्या था, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। पहला रीज़न क्या था, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जब इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड ने जो किसान थे उसको एक्सप्लॉइट किया, और जो फ्यूडल सिस्टम और पीसेंटरी जो सिस्टम चल रहा था उसके चलते हुए बहुत सारे लैंडलेस किसान बन गए थे, बहुत सारे लोग। तो इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ तो खफा तो होंगे ही, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। किसान के पास अगर लैंड होगा नहीं, ज़मीन होगा नहीं, वो खेती तो कर नहीं पाएंगे, तो कैसे अपना ज़िंदगी चलाएंगे। इसके चलते हुए एक कारण हुआ। दूसरा कारण ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत जगह जो ट्राइबल एरिया था वहाँ पे माइनिंग का काम शुरू हुआ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ। जब ये सब शुरू हुआ तो ट्राइबल लोगों को एकदम साइडलाइन कर दिया गया, मतलब उनके बारे में कोई सोचा ही नहीं, जैसे कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब पहले होता था, ऐसा नहीं ये सब कभी नहीं हुआ, ये सब पहले होता था। ट्राइबल लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा, उनको साइडलाइन कर दिया, उसका घर बार, उसका ज़मीन सब कुछ छीन लिया गया। ये सब चलते हुए जो भी ट्राइबल लोग हैं वो लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो अपर क्लास जो लोग होते हैं उनके खिलाफ चले गए। फिर आता है फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म किया गया था उसका एक ही एम था कि भारत के अंदर हर एक किसान को इक्वल क्वांटिटी में ज़मीन मिले, और वो लोग खेती बाड़ी करें, और एग्रीकल्चर भी आगे जाए, देश की इकोनॉमी आगे जाए, और गरीब किसान भी आगे बढ़े, उनका भी पर्सनल इकोनॉमी भी ग्रोथ करे। लेकिन हुआ उतना सही तरीके से ये लैंड रिफॉर्म हुआ नहीं। लैंड रिफॉर्म के बहुत सारे पॉलिसीज़ फेल हुए, और ड्यू टू करप्शन और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द पुअर, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सही तरीके से हुआ नहीं। जो गरीब लोग हैं उनके पास लैंड आया नहीं। जो अमीर लोग थे जिनके पास पहले से लैंड था, वही लोग अपने तरीके से, अपने करप्शन की वजह से सारे लैंड अपने अंदर ही रखे, अपने पास ही रखे, और कुछ तो अपने रिलेटिव के नाम पे कर दिए, जैसे कि वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उनके पास ही रह गया, गरीब के पास कुछ आया ही नहीं। ये लैंड रिफॉर्म, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म भी एक कारण है कि गरीब लोग और भी गुस्से में आ गए।
फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जब कंडीशन ऐसा है कि गरीब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब जब ये आइडियोलॉजी आया माओइज्म की कि हम लड़ के अपने हक को गवर्नमेंट से और ये जो अपर क्लास हम लोगों की हक मार के बैठा हुआ है इनसे छीन लेंगे, ये सोच जब आया तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत लोग इसके साथ जुड़ गए इस सोच के साथ, ठीक है। जो कि माओ जेडंग का गरिल्ला स्ट्रेटजी था, वायलेंट रिवॉल्यूशन था, जो रिवॉल्यूशन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, जो कि ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। जब ये सोच भारत के अंदर आया तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI इसके साथ जुड़े, लेकिन बाद में जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए तो ये CPI इस आइडियोलॉजी को छोड़ दी, ठीक है। ये हो गया 1949 से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1949 पे, उसके बाद भारत में ये माओवाद आया। उससे पहले गरीब लोग परेशान हो चुके थे क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र नहीं दे रहा था। फिर आया नक्सलवादी अपराधी। 1967 में क्या हुआ, भारत में माओइज्म का बर्थ हुआ। कैसे? भारत के अंदर वेस्ट बंगाल को देखें, वेस्ट बंगाल की मैप देखें, वेस्ट बंगाल की मैप के एकदम नॉर्दर्न हिस्से में दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक नक्सलबाड़ी करके एक जगह है। वहाँ पे 3 लोग मिलके, चारू मजुमदार, कानू सन्नल और जनगल संथल, ठीक है, ये तीनों लोग मिलके, जिनका फोटो है ये तीनों लोग मिलके क्या किया, माओवाद को जन्म दिया। पहले उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे उस टाइम इस एरिया में, उन लैंडलॉर्ड से ज़मीन हथिया लिए और गरीब किसान के अंदर बांट दिए, ठीक है। इससे चलते हुए क्या, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ उन लोगों का वायलेंस हुआ। फिर दिस मूवमेंट स्प्रेड टू डिफरेंट स्टेट गिविंग राइज टू द टर्म नक्सलिज्म माओइज्म इन इंडिया। तब ये उस टाइम क्या था, गरीब और भी गरीब हो रहा। जब कोई बंदा लैंडलॉर्ड से गरीब ज़मीन लेके गरीबों में बांटेंगे तो गरीबों के अंदर उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ऐसे चलते हुए उस टाइम में ये जो माओवाद है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ये वेस्ट बंगाल के आजू बाजू जितना भी स्टेट था, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट में ये धीरे धीरे, उड़ीसा, फिर उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट में धीरे धीरे करके फैल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो जब ये रिवोल्यूशन पूरे स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल के आसपास हर एक स्टेट के अंदर फैलने लगा, तब जाकर कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सप्रेशन एक्शन चालू किया इस वायलेंट रिवोल्यूशंस के अगेंस्ट, माओवाद के अगेंस्ट। तब जाके बहुत सारे लोगों की मौत हुई, सिक्योरिटी पर्सनल की भी मौत हुई और सिक्योरिटी पर्सनल के हाथ जो भी माओवाद में नाम लिखाए थे उनका भी मौत होने चालू हुआ। तब जाके क्या हुआ, और गरीब लोग और ट्राइबल लोग और ज़्यादा भड़क गए सिक्योरिटी पर्सनल और गवर्नमेंट के ऊपर। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ हाथ से बाहर निकलता गया, ये नक्सलवाद जो है, वो माओवाद जो है, धीरे धीरे करके हाथ से बाहर निकलता गया गवर्नमेंट के हाथ से। फिर क्या हुआ, लैक ऑफ डेवलपमेंट इन एफेक्टेड रीजन, जो मैं पहले ही बोल रहा था। तो गरीब लोगों की इलाका था, फिर गाँव का एरिया मान लीजिए, फिर जो ट्राइबल एरियाज़ है, यहाँ पे क्या होता था उस टाइम, डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से होता नहीं था। पानी का प्रॉब्लम था, ज़मीन का प्रॉब्लम था, अच्छे खाने का प्रॉब्लम था, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था उस जगह पे। क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम में ऐसा भी था, मतलब जब हम 1960 1970 की बात करते थे, उस टाइम जो भी ट्राइबल एरिया था, जो भी गाँव का मतलब एरिया था, उसमें लगभग हालत भी कुछ अच्छा था नहीं गरीब लोगों की, ट्राइबल लोगों की। तो कोई फैसिलिटी तो था ही नहीं, रोड नहीं था, पानी का प्रॉब्लम था, अच्छा खाना नहीं था, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं था, अच्छा मेडिसिन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ कुछ नहीं था। तो इसीलिए वो लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। ऊपर से जब सिक्योरिटी पर्सनल इनके दबाने की कोशिश करते थे, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि हम इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करेंगे, तो इसी चलते हुए गरीब लोग और भी मरे। जैसे जैसे लोग मरते गए और माओवाद में नाम लिखाते गए। तो ऐसे चलते हुए ये जो माओवाद है ये धीरे धीरे करके पूरा इंडिया में, ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट में फैल गया। ईस्टर्न और जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस जगह नीचे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में ये धीरे धीरे करके फैल गया। लेकिन ये तब की बात थी। लेकिन अगर आज लगभग पिछले 10-20 साल से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इस माओवाद के अंडर जो भी एरिया आता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करने की बहुत कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो भी रहा है। लेकिन अगर माओवादी के अंदर जो भी माओइस्ट लोग हैं उनको ये पता है, अगर गवर्नमेंट सही तरीके से डेवलपमेंट कर दिए तो जो ट्राइबल, जो गरीब लोगों की साथ लेके वो लोग ये सब वायलेंस कर रहा है तो वो लोग उनके साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जॉब मिल जाएगा,
बिजनेस करने की एनवायरनमेंट मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा, अच्छा हेल्थ केयर मिल जाएगा, गवर्नमेंट सबकी प्रोवाइड करने के लिए अभी तैयार है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट दे दे तो ये लोग इनके साथ छोड़ के गवर्नमेंट के पास चला जाएंगे, तो इनका उतना वैल्यू रहेगा नहीं। इसी के चलते हुए वो लोग अभी क्या कर रहा है, अभी वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, गवर्नमेंट को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, फिर सिक्योरिटी पर्सनल को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसे चलते हुए जो आम इंसान है, जो लोग समझ गए कि माओइस्ट लोग फिलहाल आज उनके खिलाफ ही काम कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ काम करना और उनके खिलाफ काम करना। तो जो इंसान को ये सब समझ में आ रहा है तो उनको भी मार दे रहा है माओइस्ट लोग। तो ये सब चलते हुए धीरे धीरे करके अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो भी माओइस्ट लोगों के खिलाफ जो अपना शिकंजा है और भी कस रहा है, और जो सिक्योरिटी पर्सनल का जो एंटी माओइस्ट जो भी एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशन है, वो भी और ज़्यादा हो रहा है अभी फिलहाल के टाइम में। तो इन रिसेंट मंथ सिक्योरिटी फोर्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इन सारे मिलके बहुत सारा ऑपरेशन किया है छत्तीसगढ़ के अंदर और उसके आजू बाजू। उनमें लगभग 2023 के अंदर भी छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 81 माओवादी मार दिया गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके माओवाद का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्स तो पूरा दिन पूरी रात मेहनत कर रहा है कि हम लोग आसानी से जी पाए और ये माओइस्ट जो वायलेंस है, माओइस्ट जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, ट्रिगर फॉर द रिसेंट एनकाउंटर। इस एनकाउंटर का ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे था? ट्रिगर पॉइंट एक तो था जो पहले थोड़ी 2-3 स्लाइड पहले हम लोगों ने देख लिया। 1 महीने पहले क्या हुआ था, 9 सिक्योरिटी पर्सनल को मार दिया गया था माओवादियों के द्वारा। ठीक है, एक बम ब्लास्ट से और गोलियों से इनके गाड़ी को उड़ा दिया गया, फिर बाद में इनको गोली मार के मार दिया गया। टोटल एक पुलिस का ड्राइवर थे और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का 8 ऑफिसर थे। ठीक है, इनको मार दिया गया, ये एक रीज़न है। और ऊपर से अभी 9 फरवरी महीने 9 तारीख से पहले इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के पास एक इंटेलिजेंस आया कि कुछ सीनियर लीडर और बहुत सारे माओवादी का गैदरिंग हो रहा है। कहाँ पे? बीजापुर एरिया में, जो कि एक नेशनल फॉरेस्ट एरिया है, नेशनल पार्क के अंदर आता है, तो वहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए ये खबर जब आया तब इन लोगों ने मिलकर, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं हमारे सिक्योरिटी, उन लोगों ने प्लान बनाया और अटैक कर दिया और उसमें 31 माओइस्ट को मार दिया गया। तो इस ऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस ऑपरेशन का ऐसे तो सिग्निफिकेंस तो ऐसे ऑपरेशन बहुत पहले से चल रहा है, अभी पिछले कुछ सालों से तो चल ही रहा है। तो ये एक बड़ा सक्सेस है इंडियन सिक्योरिटी, एक साथ 31 माओवादी को मारे जाना, ये एक बड़ा इवेंट है इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के लिए, ये एक सक्सेसफुल इवेंट है। इसीलिए एक लार्जेस्ट माओइस्ट कैजुअलिटी इन रिसेंट ईयर में सबसे बड़ा एक माओइस्ट कैजुअलिटी हुआ है। माओइस्ट जो उनका जो लीडरशिप था वो वीकन हुआ, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत सारे माओइस्ट लीडर को मार दिया गया। ठीक है, उनका जो लीडरशिप है वो और वीक हुआ है अभी। और बूस्ट फॉर द एंटी माओइस्ट स्ट्रेटजी, जो एंटी माओइस्ट जो स्ट्रेटजी चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में, तो उस स्ट्रेटजी को और इन्हांस करने की और भी मोटिवेशन मिलेगा। सिक्योरिटी पर्सनल और भी अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे, उनका जो ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो और इंटेंसिफाई होगा। तो ये सारी चीज़ चल रहा है कि एम एक ही है, जो कि अमित शाह जी ने बोल के रखा है कि 2026 के मार्च महीने के अंदर ये पूरा का पूरा जो नक्सलवाद, माओवाद, ये जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से हर साल कुछ ना कुछ इंडियन सिविलियंस का जान जाती है, ये सारी चीज़ बंद करना है। तो इसके लिए जितना मेहनत करनी पड़े, जितनी एंटी माओइस्ट ऑपरेशन करनी पड़े, वो करेंगे। तो अब देखेंगे क्या वे अहेड, मतलब ओवर द ईयर क्या क्या ऑपरेशन हुआ है, जो कि और क्या क्या सफ़र से क्या हुआ, रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क एम्पावरमेंट, ठीक है, जॉब का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना, बिजनेस का इन्वायरमेंट, सारा ज़्यादातर इफेक्टेड एरिया कौन सा रहा? छत्तीसगढ़ रहा, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर गेरिला अटैक जो वॉरफेयर होता है, तो सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर जंगल में छुप के अटैक करना, ये सारी चीज़ होता था। ये सारे चीज़ को देखते हुए ये अभी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने जो अपना ऑपरेशन है वो उसको और इंटेंसिफाई कर दिया है। ये अगर ये चीज़ पहले से इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद से अगर ये सारी चीज़ ना होता, पॉवर्टी सही से मैनेज किया गया होता, लैंड डिस्प्यूट ठीक तरीके से मैनेज किया गया होता, ट्राइबल लोगों के फैसिलिटी के ऊपर अगर नज़र दिए होते गवर्नमेंट, तब तो ये माओइज्म इंडिया में कभी आता ही नहीं। लेकिन ये आया है गवर्नमेंट की उस टाइम जो गवर्नमेंट था, मतलब ये जो भी गवर्नमेंट पहले चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए, तो इनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी उनके ऊपर ही है, क्योंकि माओइज्म आया ही पॉवर्टी से। अगर पॉवर्टी पेट में इंसान भूखा रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा।
अगर पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर उसके पास सही काम होगा नहीं, उनके पास आप जॉब लेके नहीं जाओगे, उनको जॉब नहीं दोगे, उसको आप बिजनेस करने की सुविधा नहीं दोगे, लैंड नहीं, खेती बाड़ी करने का लैंड नहीं दोगे, सारी चीज़ अमीरों के पास रहेगा, गरीब लोग बिना खा पी के मर जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अपना रिवोल्ट करेगा ही गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी के साथ माओइज़्म आया। लेकिन आज के दिन में ये जो माओइज़्म का जो सोच है ये गलत है, क्योंकि आज गवर्नमेंट सही तरीके से सोचता है। आज गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसी के चलते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इसीलिए माओवाद का जो स्पैन था वो पहले कितना ज़्यादा एरिया में था। जो 2-3 स्लाइड पहले हम लोग देखें कि माओवाद का स्पैन पहले कितना था 2007 में। धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता गया। जो माओवाद के अंदर लोग थे वो धीरे धीरे अपना ये हथियार डाल के धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में लौटे, काम में हाथ बढ़ाया, अपना बिजनेस खोले या तो जॉब ले लिया। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे लोग लिए। धीरे धीरे करके 2013 तक ये माओवादी का जो एरिया था धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो गया। फिर 2018 आते आते इतना ही रह गया, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट फिलहाल के दिन में गवर्नमेंट उनका गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। जो ट्राइबल एरिया है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हेल्थ केयर, स्कूल, एजुकेशन, इसके ऊपर जोर दे रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे एरिया में अभी माओवाद उतना एक्टिव है नहीं। लेकिन कुछ एरिया में जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा का थोड़ा पार्ट, ये ऊपर से झारखंड, ये सारे जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे अभी भी फ़िलहाल माओवाद है। लेकिन काम चल रहा है। 2026 के अंदर टारगेट यही है कि माओवाद ख़त्म हो जाए। तो आज का वीडियो इतना ही। जितना हो सके ब्रीफली हम लोग कोशिश की कि जो ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके अंदर अगर माओवाद को सही तरीके से समझना है तो पहले हमें कम्युनिज्म समझनी है, फिर सोशलिज्म, फिर लेनिनिज्म, फिर मार्क्सिज्म, फिर आता है माओइज्म। तो ये सारे चीज़ लेके हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज बस ये जो न्यूज़ 2 दिन पहले आया है इसी को लेकर चर्चा करनी है। इसी न्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश में हम लोग थोड़ा बहुत माओइज्म को लेकर बातचीत कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों की हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।